और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये है रिलेटिव मोशन की वीडियो नंबर 2। और स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर की ये वीडियो नंबर 13 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का एकदम बेसिक कंसेप्ट समझा और उस पर बेस्ड बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखे। कोलिजन वाले क्वेश्चन, चेजिंग वाले क्वेश्चन, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट देखना है, यूज करना है उसका एप्लीकेशन 2 डायमेंशनल मोशन में। तो 2D में जब हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो जनरली हमें दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले को हम बोलते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या फिर आप उसको रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। मतलब एक नदी होगी, उसमें पानी फ्लो कर रहा होगा और कोई भी तैराक, कोई भी स्विमर नदी को पार करने की कोशिश करेगा तैर के। तो उसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि अगर उसको ठीक सामने पहुंचना हो तो उसको किस डायरेक्शन में तैरना होगा, मिनिमम टाइम में अगर उसको नदी को पार करना है तो किस डायरेक्शन में तैरना होगा, मिनिमम टाइम कितना होगा, फिर उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होंगे या उसको सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी लगानी होगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। बस कंसेप्ट एक बार आप समझ लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में बहुत ही आसान था। दूसरे तरह का जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। जैसे आपने बारिश में, अगर कभी आप बारिश में जाओ, पैदल चलो या फिर दौड़ो आप, तो आपने फील किया होगा कि बारिश की बूंदें हमें एक पर्टिकुलर एंगल पर अपनी तरफ आती हुई फील होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी छतरी, अपना छाता किधर खोलना चाहिए, वैसा क्वेश्चन बनता है। फील किया आपने बरसात में, कभी अपने पास में छाता होता है तो कभी तो पहले वो खुलता नहीं है ना, बटन दबाने के बाद अचानक से खुल जाता है वो। फिर जब हम छतरी लगा के चल रहे होते हैं तो दूर देखते हैं कि यार कोई भीग रहा होता है या बारिश से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तो दिल में भूले भटके ख्याल भी आता है कि काश वो अपनी छतरी में आ जाते तो मैं बारिश से बचा भी लेता और घर तक छोड़ के भी आ जाता। होता है ना ऐसा? इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, नेचुरल है, सभी के दिल में ख्याल आ जाता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए और पहले तरह की क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कॉल्ड एज रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें देखते हैं कैसी प्रॉब्लम है ये। इसको आप रिवर बोट प्रॉब्लम भी या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। बेसिकली इन सभी केसेस में होने क्या वाला है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, अब चाहे वो स्विमर हो, चाहे वो बोट हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, या आपने हाथ से कागज वाला जो जहाज बना के उड़ाया है वो हो, या प्लास्टिक की बॉल है वो आपने फेंका। अब एक वेलोसिटी आपने उसको दी और जिस मीडियम में वो चल रहा है, वो हवा वाला मीडियम भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है। अगर वो पानी भी मूव कर रहा हो तो उसको पानी की या फिर हवा की भी वेलोसिटी मिलती है। जैसे आपने बचपन में खेला होगा, प्लास्टिक की हल्की बॉल अगर आप फेंको, तेज हवा अगर चल रही हो, आंधी वगैरह आई हो, तो बॉल को हम जिधर फेंकते हैं बॉल उधर नहीं जाती, हवा के झोंके की वजह से वो कहीं और चली जाती है। तो एक वेलोसिटी आपने उसको दी और एक वेलोसिटी हवा की वजह से उसको मिली, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो कहीं और चला जाता है। ठीक वही चीज यहां भी इसमें होने वाला है। तो फिजिक्स सेम रहेगी, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें मेनली आपको ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम देखने को, सुनने को, सॉल्व करने को मिलेगी। अब अगर हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें जनरली दो स्पेशल केसेस हैं जिनसे 99.99% क्वेश्चंस, अगर आप बुक्स में देखें या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखें, तो उन्हीं दोनों केसेस से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। बट मुझे फिजिक्स में हमेशा ही जनरल केस पसंद होता है कि यार किसी स्पेशल केस को शुरू में मत पढ़ो, जनरल चीज इमेजिन करो और जनरल केस में फिजिक्स को अप्लाई करो, फॉर्मूला निकालो, उसके बाद उसमें फिर स्पेशल केस बनाओ कि अगर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। तो यहां भी हम लोग जो केस लेने वाले हैं वो जनरल केस होगा, पहले आप उसको समझो, उसके बाद स्पेशल केस भी बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये बहुत ही आसान है, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। तो ले लेते हैं एक नदी, जय गंगे मैया, और इसकी अपनी एक चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, विड्थ कितनी मान ली जाए, डी। अब नदी में जनरली जो पानी है वो मूव करता है, तो यहां भी हमें पानी को फ्लोइंग लेना होगा। मान लेते हैं इसमें जो पानी है वो इस तरह से बह रहा है और पानी की जो वेलोसिटी है वो है वी डब्ल्यू। और ये विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, किसकी वेलोसिटी को देख रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में का कंसेप्ट बिल्डअप किया था,
मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का जब हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक एजम्पशन, दूसरा फॉर्मूला। पहला एजम्पशन क्या है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को देखेंगे, इस ऑब्जर्वर को हम हमेशा रेस्ट में मानते हैं, पहला एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज हम क्या मानते हैं, उसमें एक फॉर्मूला, मतलब मानते नहीं, फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला। यही दो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे थे पिछली वीडियो में और ढेर सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे लगा के सॉल्व कर डाले। तो यहां भी इसका थोड़ा थोड़ा यूज होने वाला है। तो ये जो वेलोसिटी है ये विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जैसे आप किनारे पे चले जाओ किसी ऊंची जगह पे, खड़े होके यहां जो भी कुछ होने वाला है उसको आप ऑब्जर्व करो। तो ये ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, इसी को जी मान लेते हैं। जी मतलब ये ऑब्जर्वर है या फिर ये ग्राउंड है। तो जो भी वेलोसिटी अभी मैंने लिखी है इस रिवर में पानी की, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। कितनी वेलोसिटी है, वीडब्ल्यू। शॉर्टकट में इसको वीडब्ल्यू लिखेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूले में इसको सिर्फ वीडब्ल्यू लिखा जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें लेके आते हैं एक तैराक को, एक स्विमर को। अब इसमें सपोज यहां पे एक स्विमर है, वो यहां से ऐसे तैरता हुआ लग रहा है, तो यार डांस करता हुआ लग रहा है। मान लेते हैं ऐसे इस तरह से तैर रहा है, हाथ पांव मार रहा है ना। इस ए पॉइंट से तैरना शुरू करता है। तैरने में ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस बैंक से, इस किनारे से थीटा डिग्री के एंगल पे, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किनारे से थीटा डिग्री के एंगल पे है। या पानी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पानी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को आप देख सकते हैं फिगर में किधर है, लेफ्ट टू राइट है। या अगर आप इसको ईस्ट डायरेक्शन माने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो टुवर्ड्स ईस्ट है। तो पानी के प्रवाह की डायरेक्शन से इसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, थीटा। अच्छा सोचो जरा, अगर ये इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा तो क्या ये यहां पहुंच पाएगा। सपोज ये ए पॉइंट है, यहां से तैरना शुरू करता है किधर, एम करके, बी पॉइंट की तरफ एम करके। तो मैंने जैसे कि अभी आपको पहले बताया था कि जिस मीडियम में ये तैर रहा है वो मीडियम भी अपने आप में मूविंग है, तो इसे इस वाटर की भी वेलोसिटी मिलेगी ही मिलेगी। इसमें एक तरह से दो दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी ऑफ वाटर भी इसको मिलेगा और एक ये जो अपने मसल से हाथ पांव मार के जो वेलोसिटी गेन करेगा वो वेलोसिटी भी इसको मिलेगी। तो इसको दो दो वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप ग्राउंड से देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ये तैरने की कोशिश कर रहा है इधर, इसमें एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा ये आपको कुछ ऐसे तैरते हुए और यहां कहीं पहुंचता हुआ दिखेगा। तो इसकी इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमें दिखाई देगी, यानी ये वाली वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड होगी। तो इसको बना भी लेते हैं, अगर इन दोनों का हम वेक्टर सम करें तो वेक्टर सम करने पे जो रिजल्टेंट इसकी वेलोसिटी हमें मिलेगी, इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में हमें दिखाई देगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और हमें दिखेगा कि यार ये तैर कर जाने की कोशिश कर रहा था बी पॉइंट की तरफ, बट पानी की वेलोसिटी की वजह से, पानी के प्रवाह के कारण ये ऐसे तैरते तैरते इधर कहीं पहुंच गया। अब मान लेते हैं ये पहुंचा कहां, अपोजिट बैंक, दूसरे किनारे पे, पॉइंट सी पे। इसके ठीक सामने एकदम अपोजिट एंड पे यहां वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट एम। ये क्लियर होगा, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो ये वाली वेलोसिटी जो इसकी खुद की वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इसकी वेलोसिटी है ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, या इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाटर भी बोल सकते हैं। अब इसमें ध्यान देना, चाहे वाटर रेस्ट पे हो, जैसे कोई झील वगैरह उसमें पानी मूव न कर रहा हो, वैसा कोई स्थिर पानी हो उसमें कोई तैराक तैर के जा रहा हो, या फिर पानी फ्लोइंग हो उसमें कोई तैराक तैर के जा रहा हो, पानी के रिस्पेक्ट में, नदी के रिस्पेक्ट में इसकी ये वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर या फिर वाटर है। इसको सिंपली लिखा जाएगा, यहां लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसको हम सिंपली वी एस लिखेंगे। बट आप समझते रहना, यहां मैंने लिख दिया है इसलिए
ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द किसके है, ग्राउंड के, उसको हम लोग शॉर्टकट में VW लिखेंगे। और ये है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, उसको सिंपली VS लिखा जाएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसको सिंपली V लिखा जाएगा। इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, V। तो V बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या इसको आप रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और इसको हम सिंपली क्या लिख रहे हैं, V। तो ये पूरा कथा कहानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, क्या है। ये जो हम लोगों ने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली है वो सिंपल वेक्टर का लॉजिक लगा के, वेक्टर के नियमों से हमने निकाला है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। इसको आप चाहे तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले फंडे से भी, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। कैसे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर इसी फंडे को हम यहां पे अप्लाई करें तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। कोई डाउट नहीं है इसमें, रिवर की वेलोसिटी मतलब रिवर के पानी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसको मैंने कहा है कि सिंपली इसको हम VS लिखेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये सिंपली हमने कहा है कि इसको हम V लिखेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी उसके वाटर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये थी VW। यहां से अगर हम देखें तो वेक्टर V इज इक्वल्स टू मिलेगा VS वेक्टर प्लस VW वेक्टर। और वैसे भी देखो रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर सम ही तो होता है। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी वेक्टर V है वो क्या है, इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट है या फिर वेक्टर सम है। तो ऐसा नहीं कि इसमें अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट या रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप सिंपली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो, आपको ले दे के फाइनल कंक्लूजन यही मिलेगा कि भाई इस तैराक में जो नेट वेलोसिटी है वो इसकी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी का वेक्टर सम है। ये इतना क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है और हम इसमें क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन के लिए ये पूरा एंगल कितना था, थीटा, ये VW वेक्टर और VS वेक्टर के बीच का एंगल है। मान लेते हैं रिजल्टेंट का पहले वाले वेक्टर से बनने वाला एंगल है अल्फा। तो हमें यह भी निकालना है कि जो स्विमर है, जब ग्राउंड पे जो भी आदमी खड़ा है वो जब इस स्विमर को देखेगा तो एज अ रिजल्ट फाइनली वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। यानी इस AC की इस हॉरिजॉन्टल से या फिर इस बैंक से, इस किनारे से या रिवर के पानी की वेलोसिटी की डायरेक्शन से कितना एंगल बनेगा, यानी ये अल्फा, ये हम निकालेंगे। और तीसरी चीज इसमें निकालेंगे कि इसको यहां से इस नदी को पार करने में, पार करने का मतलब ये A से चला था, जाने की कोशिश कर रहा था B पे, लेकिन पहुंचा कहां, M पे। नहीं, M पे भी नहीं पहुंचा, कहां पहुंचा, C पे पहुंच गया। M वाला स्पेशल केस है, उसको देखेंगे अभी। तो ये चल रहा था B पॉइंट की तरफ, पहुंचा C पॉइंट पे, तो उसको नदी को पार करने में या A पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी निकालते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। सबसे पहले आप फिगर बना के जितनी चीजें मैंने लिखी थी लिख डालना, उसके बाद आप इसमें लिखना रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बहुत ही आसान है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद तो सवाल एकदम यूं सॉल्व होंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर का मतलब है कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, याद है वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था भाई, R इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यही वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट की जगह यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी है V, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर यानी पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Q यानी दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अल्फा यानी दोनों के बीच का एंगल, ये अल्फा दोनों के बीच का एंगल होता है। तो पी स्क्वायर की जगह होगा VS स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह होगा VW स्क्वायर प्लस 2VS VW cos, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे अल्फा नहीं है, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा।
ये देखिए सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। अब एग्जाम में हो सकता है दे दिया जाए कि भाई ये हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री के एंगल पर तैरना शुरू करता है, हो सकता है एकदम सीधे वाटर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे तैरना शुरू करता है, हो सकता है इससे 60 डिग्री के एंगल पे तैरना शुरू करता हो। तो बस इस थीटा की जगह उन वैल्यूज को पुट करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, बट ध्यान रखना जिधर भी ये जाने की कोशिश करेगा वो वहां कभी पहुंचेगा नहीं अगर रिवर फ्लोइंग है तो। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करेगा तो एक वेलोसिटी इसकी vs, एक वेलोसिटी रिवर की या वाटर की, दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे कुछ होगा। चलने की कोशिश करेगा, तैरने की कोशिश करेगा इधर, पर पहुंचेगा पानी के प्रवाह के कारण कहीं और। बट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे सिंपली। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पहले की पढ़ी हुई चीजें ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर का ही यूज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। ये क्लियर हो गया आपको बहुत ही अच्छे से, वेरी गुड। अब इसमें निकालते हैं इसका ये जो एंगल बन रहा है अल्फा वो। तो आपको याद होगा हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था ये रिजल्टेंट का पहले वाले वेक्टर से जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू q sin अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos अल्फा। इसका हम यूज करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले से। tan वहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, वहां हम लोगों ने कुछ ऐसा फिगर बनाया था, ये था वेक्टर p, ये था वेक्टर q, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा था अल्फा, और रिजल्टेंट का पहले वाले वेक्टर से एंगल बन रहा था थीटा। यहां सब घालमेल है, बहुत ही ध्यान से देखना। जो वहां पे हम लोगों ने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा लिया था वो यहां पे थीटा है, और जो वहां पे एंगल थीटा लिया था वो यहां पे एंगल अल्फा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्यू की जगह दूसरा वाला वेक्टर यानी यहां पे होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू दूसरा वाला वेक्टर यानी vs साइन, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो है यहां पे थीटा, यानी vs साइन थीटा, vs साइन थीटा डिवाइडेड बाई vw प्लस vs cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले से चाहो तो आप इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी का पहले वाले वेक्टर से या नदी के किनारे से या पानी की वेलोसिटी से जो एंगल बन रहा है वो एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू vs और vw की वैल्यू पुट करके आराम से इसका एंगल भी निकाल लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको मिटा देते हैं ना, थोड़ी सी जगह चाहिए, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, उसके बाद इसको रब कर देते हैं। अब हमें निकालना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसको नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम देखो आप इसमें हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ध्यान से देखना। नदी को हिंदी में लिख देते हैं, पार करने में लगा समय, फिर इसका एनालिसिस करेंगे कि भाई मिनिमम टाइम हमें कब मिलेगा, किस पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा, कितना मिलेगा, फिर उसको एनालाइज भी करेंगे। तो नदी को पार करने में जो समय लगेगा, इस समय को आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आप AC लेते हो डिस्टेंस, तो आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर लोगे अलोंग AC, या सिंपली हम यहां v लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें वेलोसिटी किसकी लेनी है? स्विमर की। किधर? अलोंग AC। तो भाई ये AC लेंथ है, और इस लेंथ पे AC की डायरेक्शन में ये नेट वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है तैरते हुए। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो यहां से हमें टाइम मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम AM ले लें और वेलोसिटी अलोंग AM लें। तो आप कहोगे कि AM कैसे आप ले रहे हो? एक्चुअली में तो ये स्विमर तैर के यहां कहीं पहुंच रहा है, तो हमें यही वाली लेंथ डिवाइडेड बाई इधर ही की स्पीड लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप ये भी ले सकते हो। जैसे सपोज आप इधर से, वही पुराना फंडा मेरा, लाइट लगा दो और यहां पे स्क्रीन मान लो। जब ये स्विमर तैरते हुए यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो, उसकी छाया, जब ये स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, जब स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, जब स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी। होगा ना ऐसा? तो हमें क्या टाइम कैलकुलेट करना है। आप ऐसे ध्यान से देखो, रियली में जितने टाइम में स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में उसकी शैडो, उसकी छाया यहां से यहां पहुंचेगी। स्लो मोशन में देखो, स्लोमो में ऐसे कुछ होगा।
तो हमें तो बस टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम AC डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग AC लेने की बजाय ये भी कर सकते हैं कि AM डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग AC कर लें। तो यहां AM डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग AM ये भी कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका ये भी है कि हम ये भी कर सकते हैं MC डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग MC। अब आपने कहा कि सर ये कैसे कर दिया आपने, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे इधर से आप लाइट लगाओ और इसको स्क्रीन मान लो, तो जब ये स्विमर यहां होगा उसकी शैडो, उसकी छाया यहां बनेगी। जब स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी। जब स्विमर यहां होगा उसकी शैडो भी यहीं बनेगी। रियली में स्विमर तैरता हुआ यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां से यहां पहुंचेगी। स्लोमो में दिखाएं आपको, ऐसे कुछ होगा इस तरीके से। तो हमें टाइम ही चाहिए, चाहे हम इस मोशन को देखें चाहे इस मोशन को देखें, टाइम सेम होगा। तो हम MC की लेंथ ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग MC ले लेते हैं, उससे भी हमें टाइम मिल सकता है। बट सोचो जरा, क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या है, MC गिवन होगा या AC गिवन होगा कि हमें इस नदी की चौड़ाई D गिवन होगी। हमें हमेशा क्वेश्चन में नदी की चौड़ाई D दी जाती है। तो सबसे इसमें जो एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो अब इसको पकड़ते हैं। तो यहां से आया टाइम T इज इक्वल्स टू AM डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग AM। अब AM की वैल्यू तो है D, अब इसको समझना है वेलोसिटी अलोंग AM को। अब ये बहुत ही ध्यान से देखना आप, इसकी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसका और इसका ये रिजल्टेंट है। तो या तो हम इस रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो हमें स्विमर की वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? AM की डायरेक्शन में, जो हमें चाहिए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हमें मिलेगा अलोंग AM और एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में। कोई डाउट नहीं है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इस VS का अगर हम कंपोनेंट करें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में साइन वाला कंपोनेंट आएगा। क्यों भाई? ऐसा ही कुछ होगा। यहां बना देते हैं फिगर। ये है हमारा VS, ये जो एंगल बन रहा है वो है पाई माइनस थीटा। हम कह रहे हैं कि इसका एक कंपोनेंट इधर किया जाए और एक कंपोनेंट ये वाला किया जाए, यही कंपोनेंट हमें चाहिए। तो जिस एंगल, मतलब कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ थीटा डिग्री का या जितना भी एंगल बनाता है उधर हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन वाला कंपोनेंट जाता है। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा VS साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आएगा VS साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी को हम लोगों ने तोड़ दिया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब चाहो तो आप इसको भूल भी सकते हो। अब ऐसा समझो जैसे कि इस वाले वेक्टर, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर। तो इसका हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें, वो वैल्यू, यही वैल्यू यानी कि VS साइन थीटा के ही इक्वल होगी। नहीं समझ आया? हमें यहां D लेनी है AM की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग AM लेनी है। वेलोसिटी अलोंग AM क्या आ रहा है? VS साइन थीटा। नहीं समझ आया? अभी समझाते हैं आपको, आप टेंशन मत लो। हम ये कह रहे हैं कि स्विमर की जो नेट वेलोसिटी है उसका हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने की बजाय इसी को तोड़ देते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और जो इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी आ रही है इसका भी आप जब कंपोनेंट करके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालोगे तो वो इतना ही आएगा। कैसे आएगा उसको भी आप देख लो। बहुत ही छोटे से सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई भी गलती नहीं है। जैसे आप ऐसे समझो, सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। इधर कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 12, फोर्स ही ले लो 12 न्यूटन। इधर कोई फोर्स है 2 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है 10 न्यूटन का। अगर हम आपसे कहें कि इसमें रिजल्टेंट निकालो तो 12 माइनस 2, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 10 न्यूटन होगा, और फिर इन दोनों का फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा 10√2। एंगल कितना होगा? ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब हम अगर आपसे कहें कि इस रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने की बजाय उसका जो कंपोनेंट होगा वो यही वाली वैल्यू, तो ये करेक्ट है। देख लो, इसको चेक कर लो। 10√2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? वो आएगा 10√2 cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 ही तो मिलेगा। अरे इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो है ये,
उसका जब आप कंपोनेंट करोगे, तोड़ोगे, तो तोड़ने पे जो आपको कंपोनेंट मिलेगा वो इसी वेक्टर के तो इक्वल होगा। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि नेट वेलोसिटी स्विमर की जो है उसका हम इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ले रहे हैं उसकी बजाय हम इसको ही दो पार्ट में तोड़ देते हैं और जो ये वेलोसिटी हमें मिलेगी वही हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो फाइनली टाइम की वैल्यू क्या मिल गई? टाइम की वैल्यू मिली डी डिवाइडेड बाई वीएस साइन थीटा। ये है इस स्विमर को, इस नदी को पार करने में लिया गया समय। अब इसमें बहुत ही ध्यान से देखो, ये है इसका एनालिसिस जनरल केस का। ऐसे जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा, या लोग जो पढ़ाते भी हैं वो स्पेशल केस ही पढ़ा के कट लेते हैं, पर हम लोगों ने यहां जनरल केस कंसिडर किया है। अब इसमें स्पेशल केस को देखते हैं, है ना। तो अब आप इसमें हेडिंग डालो स्पेशल केस नंबर 1। स्पेशल केस नंबर 1 में हमें क्या समझना है कि टाइम की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। केस नंबर 1, पहला केस ठोकते हैं। केस नंबर 1 क्या है? टी के मिनिमम होने के लिए, ध्यान से देखो, इसमें डी क्या चेंज होगा? इस नदी की चौड़ाई क्वेश्चन में तो नहीं चेंज होगी, ऐसे बाढ़ वगैरह आता है तो नदी में कटाव होता है, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, पर क्वेश्चन में तो डी नहीं चेंज होने वाला। फिर ये जो वीएस है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो जो स्विमर की वेलोसिटी वो एक्सेलरेट हो रही है या चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। तो डी भी कांस्टेंट है, वीएस भी कांस्टेंट है। जो चीज चेंज हो सकती है वो क्या है? वो थीटा है। स्विमर की मर्जी, वो इस डायरेक्शन में भी तैर सकता है, इस डायरेक्शन में भी तैर सकता है और इस डायरेक्शन में भी तैर सकता है। तो सोचो जरा, अगर टाइम को मिनिमम करना है तो ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में नीचे है ना, तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टाइम की वैल्यू मिनिमम होगी। इतनी सिंपल सी मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर ही सकते हो। टाइम की अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस साइन थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो टी के मिनिमम होने के लिए साइन थीटा शुड बी व्हाट? शुड बी मैक्सिमम। यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा जब 1 होगा तो टाइम की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? टी मिनिमम आएगा डी डिवाइडेड बाई वी एस। यानी हमें मिनिमम टाइम का फॉर्मूला मिल गया। इस नदी को पार करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला है डी, यानी नदी की चौड़ाई डिवाइडेड बाई वी एस, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सीधे सीधे पर ध्यान देना, ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। इट मींस इफ यहां पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? जल्दी से बता दीजिए। ये आएगा 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे थीटा इज इक्वल्स टू 90 होने पे साइन थीटा तो 1 हो ही जाता है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। अब इस फिगर को भी मिटा देते हैं, इस फिगर का काम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अब आप जाओ, अब आपका काम खत्म। अब बहुत ही ध्यान से देखना है, जो मिनिमम टाइम हमें मिलेगा उसके लिए इस तैराक को किधर तैरना चाहिए। फिर से वही नदी है, इसकी चौड़ाई कितनी है? डी। इसमें पानी फ्लो कर रहा है और पानी की वेलोसिटी है वी डब्ल्यू। स्विमर को अभी हम लोगों ने क्या केस निकाला है? मिनिमम टाइम की ये तो वैल्यू है, तैरना किधर चाहिए? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के एंगल पे। और थीटा हम लोगों ने क्या लिया था? इसकी वेलोसिटी का इस वाले किनारे से एंगल लिया था। 90 आ रहा है, इट मींस इस किनारे से एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये पॉइंट एम। और जनरल केस में हम लोगों ने ये पॉइंट कौन सा लिया था? एम पॉइंट लिया था। यानी जब ये एम पॉइंट की तरफ एम करके इस वाटर की वेलोसिटी क्या है? इस किनारे के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा, तो उसके द्वारा नदी को पार करने में लिया गया जो समय है वो मिनिमम होगा। बहुत ही ध्यान से देख लो इस केस को। इसको किधर तैरना चाहिए? इस स्विमर की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब इसके द्वारा नदी को पार करने में लिया गया जो टाइम है वो मिनिमम होगा। सबसे कम समय में सबसे जल्दी वो इस नदी को पार कर ले जाएगा। लेकिन सोचो जरा, क्या वो अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट एम की तरफ एम करके तैरना शुरू करेगा तो क्या वो एम पे पहुंचेगा? नहीं, एम पे पहुंचेगा नहीं। वो पहुंचेगा किधर? इसको एक इधर भी वेलोसिटी मिलेगी वी डब्ल्यू, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे होगी, तो पहुंचेगा यहां कहीं सही पॉइंट पे। तो ध्यान रहे, जब टाइम मिनिमम होता है तो डायरेक्शन हमेशा वाटर की वेलोसिटी क्या है? इस किनारे के परपेंडिकुलर होती है, बट वो कभी भी अपोजिट एंड पे यानी ठीक सामने पहुंचता नहीं है।
वो कहां पहुंचेगा, वो वहां कहीं पहुंचेगा सी पॉइंट पे। अब एम पॉइंट से सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। एक तरह से ये पानी के बहाव के कारण इतना बह गया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है चलो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये तैरना शुरू करेगा तो टाइम मिनिमम होगा, टाइम मिनिमम आपने कैलकुलेट भी कर लिया। अब ये बता दो कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, और आप ये बता दो कैलकुलेट करके कि वो कितना बह गया, यानी एम से सी तक की जो ड्रिफ्ट मैंने लिखी है इस ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v है तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर के फॉर्मूले से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी रूट ओवर vs स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर। जैसे अगर सपोज ये 3 किलोमीटर पर आवर से तैर रहा हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और नदी में पानी की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर हो और आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जाए तो होगी रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस एमसी को कैलकुलेट करने में, यानी कि उसका ड्रिफ्ट कितना होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हो आप, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। अगर नदी को मिनिमम टाइम में पार करना है तो आपको हमेशा सामने की तरफ एम करके तैरना चाहिए, बट आप तैरने की कोशिश करोगे इधर, पानी की वेलोसिटी की वजह से आप जाओगे कुछ इस डायरेक्शन में, फील हो पा रहा है कुछ, ऐसे जाओगे और पहुंचोगे वहां कहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे आप में एक अपनी वेलोसिटी है, एक नदी की वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी इधर, अपनी वेलोसिटी भी है, नदी की वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी इधर। तो आप जा इस डायरेक्शन में रहो बट टाइम आपको मिनिमम लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही हमें बता रहा है कि टाइम के मिनिमम होने के लिए थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब इस एमसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से बता दीजिए। एमसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें भाई, एमसी को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा अपना कंसेप्ट यूज करते हैं, यहां से लगा देते हैं लाइट। जब ये स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, स्विमर यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, स्विमर यहां होगा उसकी शैडो भी यहीं बनेगी। जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा है उतने ही टाइम में उसकी शैडो यहां से यहां पहुंचेगी। अब उसकी शैडो के लिए हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, डिस्टेंस यानी एमसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम टेक्निकल उसमें बोलते हैं ड्रिफ्ट। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी लॉन्ग एमसी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो स्विमर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, vw है, vw इनटू टाइम, और टाइम, ये जो टाइम है वो मिनिमम वाला टाइम था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, d डिवाइडेड बाई vs। तो यहां से जो ड्रिफ्ट हमें मिलेगा, एक तरह से आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि vw डिवाइडेड बाई vs, यानी वाटर की वेलोसिटी और स्विमर की वेलोसिटी का रेशियो मल्टीप्लाइड बाई जो भी नदी की वेट होगी, ये है आपका ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूले से आप एक चीज और देख सकते हो, vw जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। सपोज पानी बहुत ही हौले हौले धीरे धीरे बह रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है, पर पानी के बहाव के कारण ये यहां कहीं पहुंचता है। पानी सपोज बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा, पहुंचेगा कहीं और, टाइम मिनिमम होगा, लेकिन अब की बार पानी का सिंस बहाव ज्यादा है इसलिए अब की बार वो उसका जो ड्रिफ्ट है वो ज्यादा होगा, फील हो रहा है। तो ये है ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, यहां इसकी कहानी खत्म। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज d इज इक्वल्स टू है 400 मीटर, है ना, ये मेरे ख्याल से शायद एस सी वर्मा जी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 46 होना चाहिए, देख लेना अपना अगर एस सी वर्मा बुक रखी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 46, 400 मीटर नदी की चौड़ाई है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये परपेंडिकुलर यानी नदी के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे तैरना शुरू करता है, और इसका जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। और इसमें ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ये हो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप पहले बता दो कि इसको टाइम कितना लगेगा इस नदी को पार करने में, क्या वो टाइम मिनिमम टाइम होगा, नंबर 3 क्वेश्चन, क्या वो ठीक सामने वाले एंड पे पहुंचेगा, और नंबर 4 क्वेश्चन, अगर सामने वाले एंड पे नहीं पहुंचेगा तो आप ड्रिफ्ट बता दो। क्वेश्चन क्लियर होगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि एक नदी है उसकी चौड़ाई 400 मीटर में। यहाँ क्वेश्चन लिखना थोड़ा बच्चों वाला काम लगता है। नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, कोई तैराक नदी के प्रवाह के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से तैरना शुरू करता है, यदि नदी में
जल के प्रवाह का वेग 2 मीटर पर सेकेंड हो, यानी वाटर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसका टाइम कितना होगा? क्या वो टाइम मिनिमम होगा? क्या वो अपोजिट एंड पे पहुंचेगा? और अगर नहीं पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट बताओ। क्वेश्चन समझ गए? कैसे सॉल्व करेंगे? इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन, टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है d डिवाइडेड बाई वी एस। डी कितना है? 400। वी एस कितना है? 10। तो यहां से टाइम आएगा 40 सेकेंड। समय मिल गया हमें। क्या ये टाइम मिनिमम होगा? बिल्कुल मिनिमम होगा, क्योंकि जब भी नदी को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैर के पार करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमें टाइम लगता है वो मिनिमम टाइम ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इसमें उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया है, मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या ये अपोजिट एंड पे पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो नदी में भी तो पानी की अपनी वेलोसिटी है, आप अपोजिट एंड पे कभी भी नहीं पहुंचोगे, आप कहीं और पहुंचोगे। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ठीक है, अगर अपोजिट एंड पे आप नहीं पहुंच रहे हो तो आप ड्रिफ्ट बता दो। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी, ये रहा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है? वाटर की वेलोसिटी है 2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है? 10 इनटू हमारा डी कितना है? डी है 400। तो ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 80 मीटर, यानी अपोजिट एंड से 80 मीटर दूर जाके वो पहुंचेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऐसे ही देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं छोटा सा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व कर लोगे। सपोज कोई नदी है, क्वेश्चन लेते हैं ना, कोई रिवर है, इसकी चौड़ाई कितनी मान लें? 1 किलोमीटर मान लें। 1 किलोमीटर तो ऐसा बहुत चौड़ी नदी हो गई, फिर भी मान लेते हैं। कोई स्विमर है, ये इसमें ऐसे तैरना शुरू करता है और वाटर की वेलोसिटी के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तैर रहा है। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसकी वेलोसिटी है, सपोज वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर है या विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर है, वो तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। 4 किलोमीटर पर आवर। वाटर की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में होती है? विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यह है 3 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना क्या है? पहला बताना है टाइम टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने में लगा समय। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि बताओ क्या ये टाइम मिनिमम होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज आपको बतानी है इसकी नेट वेलोसिटी, मतलब अगर हम बाहर से खड़े होकर देखें तो इसकी नेट वेलोसिटी हमें क्या दिखेगी, नेट वेलोसिटी बतानी है। थर्ड नंबर हमें बताना है इसका ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट पूछ रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि ये अपोजिट एंड पे तो पहुंचने वाला नहीं है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट एम मान लेते हैं, ये यहां कहीं पहुंचेगा क्योंकि इसमें वाटर की भी वेलोसिटी मिलेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, ये यहां कहीं पहुंचेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो हमसे एमसी यानी कि ड्रिफ्ट भी पूछ रहा है। सॉल्व करें? चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अब आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत ही आसान है। पहले बताइए टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होगा विड्थ 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वही लेना है। याद रहे नदी की चौड़ाई और उसी डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी भी लेनी होती है, ठीक है? वो है आपका 4। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 0.25। 0.25 आवर। 0.25 आवर का मतलब 1/4 घंटा, मतलब कितना हो गया? 1 घंटे में 60 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट में ये क्रॉस कर लेगा। तो 1/4 आवर, या फिर आप इसको चाहे तो 15 मिनट भी लिख सकते हैं, 15 मिनट। दूसरे में क्या पूछ रहा था? दूसरे में पूछ रहा था नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी भी कैसा निकालेंगे? एक वेलोसिटी है रिवर की, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। नेट वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसमें हमें ड्रिफ्ट भी पूछा है, तो थर्ड नंबर में ड्रिफ्ट निकालते हैं। ड्रिफ्ट कैसा निकालते हैं? ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप सीधे ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो शुरू में मैंने लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन दिस डायरेक्शन इनटू टाइम। स्पीड इन दिस डायरेक्शन क्या है? 3, और टाइम क्या है? जो टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा वही उसकी शैडो को भी यहां से यहां तक जाने में लगेगा। तो टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक कैलकुलेट किया हुआ है, 1/4 आवर। तो 1/4 यहाँ ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी आवर में पुट करेंगे, तो ये आएगा 0.75 किलोमीटर। देखा आपने, सामने पहुंचने के बजाय
0.75 किलोमीटर दूर जाके वो दूसरे वाले एंड पे पहुंचेगा। तो ये क्लियर हो गया केस नंबर 1। आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में भी जो केस नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट केस ही है। केस नंबर 2 में हमें यह कंसीडर करना है कि अगर इसको ठीक सामने वाले एंड पे पहुंचना हो, अगर इसको क्या करना हो, ठीक सामने वाले एंड पे पहुंचना हो, तो इसको क्या करना हो, किस डायरेक्शन में तैरना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुद भी आप कभी स्विम वगैरह करोगे तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर आपने मेरी क्लास नहीं करी है या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यही सोचोगे कि यहां पहुंचना है, यहां से तैरना शुरू करते हैं, यहां पहुंच जाएंगे और नदी आपको बहा के कहीं और ही ले जाएगी। तो अगर हमें अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो आप फील कर सकते हो कि हमें कुछ इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। अब किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए उसका जो कैलकुलेशन है, उसमें जो एंगल की वैल्यू है वो यूं निकाल सकते हो आप। पहले आप समझो उसमें क्या हो रहा है। फिर से नदी ले लेते हैं, बहुत ही, ये तो और भी सिंपल केस है। फिर से वैसे ही नदी की विड्थ कितनी मान ली जाए, डी मान ली जाए। इसमें पानी की जो फ्लोइंग स्पीड है उसको मान लिया जाए वी डब्ल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। अब इसमें ले लेते हैं, ये अपना तैराक है। ये ससुरा तैरते हुए लग नहीं रहा है, ये बार बार ऐसा लग रहा है जैसे खड़ा है यहाँ पे। ड्राइंग मेरी ना बहुत बेकार है, इसको कैसे तैराएं यार, समझ नहीं आ रहा है। दोनों हाथ पीछे तो भी तैर नहीं पाएगा। क्या हो रहा है ये। चल भाई तू तैर ले किसी तरह से, है ना, ऐसे ऐसे करके तैर किसी तरीके से। अब आप यहां पे फील कर सकते हैं कि अगर एक वेलोसिटी इसको मिल रही है वी डब्ल्यू, ठीक है, इसको जाना है यहां पे ए पॉइंट, इसको अब की बार चलिए एम ही ले लेते हैं। इसको ठीक अपोजिट एंड पे एम पॉइंट पे पहुंचना है, यानी इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अलोंग एम हमें मिलनी चाहिए। यही है पूरा फंडा। इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, अलोंग एम। यानी ये जब कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे तैरना शुरू करेगा तो एक वेलोसिटी इसकी ये vs, एक वेलोसिटी vw, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जब हमें मिलेगा फाइनल v, तब जाके ये इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं, सिंपल सा, जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। सपोज करो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, यानी इस एम से ये थीटा डिग्री के एंगल पर तैरना शुरू करता है। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने बताना ही मैं भूल गया। कहीं भी जो हम लोग थीटा मेजर कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखना कि हम लोग थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं। जो जनरल केस मैंने लिया था उसमें थीटा हम लोगों ने यहां से मेजर किया था, यहां थीटा हम इस एम से यानी इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। अब इस Vs का एक कंपोनेंट होगा ऊपर, ये आएगा Vs cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा Vs sin थीटा। हम चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट रूप से इसी एम डायरेक्शन में तैरता हुआ जाए। ये कब होगा सोचो जरा। इसमें शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, दो वेलोसिटी थी, एक इसकी खुद की वेलोसिटी Vs और एक रिवर की वेलोसिटी Vw। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब चाहो तो आप इस Vs को मत देखो क्योंकि इसका हम लोगों ने कंपोनेंट कर लिया। सोचो जरा अगर इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी ये कुछ ऐसे तैरे, कुछ इस डायरेक्शन में तैरे, किसकी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस वाटर की वेलोसिटी के एकदम इक्वल हो जाए, उसको काउंटर बैलेंस कर ले, तो ये इसको निपटा देगा। इसमें एक ही वेलोसिटी बचेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी अलोंग एम, और वो ठीक सामने अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। तो इस केस में डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक सीधा सा फंडा है, इसकी वेलोसिटी के आप चुपचाप दो कंपोनेंट कर लेना और इस कंपोनेंट को इसके बराबर कर लेना। तो अपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए Vs sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, Vw। यहां से हमें sin थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, Vw डिवाइडेड बाई Vs, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स Vw डिवाइडेड बाई Vs। तो कितना आसान है। अगर ये इस पर्टिकुलर एंगल पर तैरना शुरू करेगा तो उसकी एक वेलोसिटी इधर होगी, ठीक उतनी वेलोसिटी इधर है, दोनों कैंसिल, ये एज अ रिजल्ट ऐसे ए से चलेगा और तैर के अपोजिट एंड एम पे पहुंच जाएगा। ये है उस एंगल की वैल्यू। कितना आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ये वाला फंडा यूज किया करो। और उसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई इस हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ या इस किनारे से एंगल बताओ,
तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के बाद उसमें क्या करना है, सभी को पता है 90 डिग्री ऐड कर देना, जोड़ देना। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं आपको। सपोज कि इसमें आप देख सकते हो कि डी वगैरह का कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है ना। अब इसमें आपसे टाइम भी पूछा सकता है, टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज यहां पे वाटर की वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर और एक स्विमर है जो इस नदी में 4 किलोमीटर पर आवर से तैरना शुरू करता है, 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस एम से किस डायरेक्शन में आप उसको तैरने के लिए कहोगे ताकि वो ए से चले और किस पॉइंट पे पहुंच जाए, एम पॉइंट पे पहुंच जाए। तो इसकी जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं इसका एम से बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है। मैंने क्या फंडा बताया अभी आपको, इधर कंपोनेंट होगा वीएस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वीएस साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपली इसमें क्या करो, इसकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है यानी वीएस साइन थीटा, इसको आप इक्वल कर देना हमेशा वी डब्ल्यू के। वीएस कितना है 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू कितना है 2। यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यानी इससे अगर ये 30 डिग्री के एंगल पर तैरना शुरू करेगा तो ये अपोजिट एंड एम पे पहुंच जाएगा। और यहां से अगर एंगल पूछा जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे इस वाले बैंक से, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री के एंगल पर जब वो तैरेगा तब वो जाकर अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। अच्छा, इस केस में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई आप टाइम बता दो, फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम के लिए भी मैंने क्या फंडा बताया था, हमेशा आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी विड्थ ऑफ द रिवर लिया करो और उसमें इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है हमेशा उसको लिया करो। तो विड्थ कितनी है d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, वो है vs cos थीटा। इस केस में जो टाइम है उसका फॉर्मूला ये होता है। पिछले वाले केस में टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, पिछले वाले केस में टाइम का जो फॉर्मूला आया था वो मिनिमम टाइम था, उसकी वैल्यू अगर आपको याद आ रही हो तो आया था d डिवाइडेड बाई वीएस। अब अगर हम इन दोनों टाइम को कंपेयर करें, इसमें देखिए बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है कि सर जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जाएगा यानी ए से चलेगा और एम पे पहुंचेगा, सिंस ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको टाइम भी सबसे कम लगना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। टाइम तब मिनिमम लगता है जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है और पहुंचता यहां कहीं है, पहुंचता है यहां कहीं, टाइम मिनिमम लगता है। इस केस में जा कहीं और रहा है, पहुंच रहा है ठीक सामने वाले एंड पे, टाइम मिनिमम नहीं होगा। आप मैथमेटिकली भी इसको चेक कर सकते हो, d डिवाइडेड बाई वी एस, ये क्या है, टी मिनिमम है। इसमें d बाई वी एस को अगर हम टी मिनिमम लिख दें तो यहां जो हमें टाइम मिलेगा वो होगा टी मिनिमम, यहां जो टाइम मिलेगा वो होगा टी मिनिमम डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सोचो जरा, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है अगर पॉजिटिव वैल्यू हम लें तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कब 1 होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए तो फिर तो ये मिनिमम वाला ही केस मिल जाएगा, तब तो टी मिनिमम इज इक्वल टू टी मिल जाएगा, पहले से ही क्लियर है कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा इसका मतलब जब ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरेगा जो टाइम हमें इस केस में मिलेगा वो मिनिमम टाइम होगा, वही मैथमेटिक्स भी हमें बता रहा है। बट ऐसे अदरवाइज थीटा की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू टी मिनिमम से ज्यादा होगी। जैसे सपोज टी मिनिमम है 10 सेकेंड और ये आपने कुछ भी वैल्यू पुट करी, जैसे 60 डिग्री पुट करा, cos 60 डिग्री 1/2 या 1/2, तो ये ओवरऑल वैल्यू देखिए 20 सेकेंड आ रही है, यानी टाइम आ रहा है 20 सेकेंड और टी मिनिमम है 10 सेकेंड। तो टी मिनिमम से हमेशा आपको ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो टाइम है वो हमेशा टी मिनिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा। टी मिनिमम जितना भी होगा उसमें जब आप 1 से छोटी किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो टाइम आएगा वो हमेशा टी मिनिमम से ज्यादा होगा। और टी मिनिमम से ज्यादा होना भी चाहिए क्योंकि वो टी मिनिमम है, न्यूनतम समय, उसके अलावा कोई भी टाइम आएगा तो उससे ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा हो भी रहा है। तो ये क्लियर हो गया। फिर से एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर कोई भी स्विमर किसी फ्लोइंग रिवर में नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरता है, वो पहुंचता कहीं और है बट उसको टाइम मिनिमम लगता है और वो इधर कहीं तैरेगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जब इस वाले वी डब्ल्यू को कैंसिल कर देगा तब वो पहुंचेगा ठीक अपोजिट एंड पे, बट उसके इसमें टाइम मिनिमम नहीं होगा। उसके इसमें टाइम कितना होगा, डी डिवाइडेड बाई वी एस कॉस थीटा।
और इस पे क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर लोगे, क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक रेन अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम भी करके रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कहानी करते हैं खत्म। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है इसमें उसको बोलते हैं हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। इसको मैं लिख देता हूं रेन छतरी प्रॉब्लम। टिप टिप बरसा पानी, बहुत खतरनाक गाना है ये। देखिए बहुत ही ध्यान से, सपोज आप यहां पे खड़े हो, चल नहीं रहे हो, और हाथ में एक छतरी है। एक तो पहले वो खुलती नहीं है ना, जाम रहता है, कई बार दबाते रहते हैं, खुलता ही नहीं है, और कभी अचानक से खुल जाता है। तो एक छतरी है अपने पास में हाथ में। ऐसे अगर हम बारिश की बूंदों को देखें तो बारिश की बूंदें भी एकदम वर्टिकल जनरली उनका फ्लो नहीं होता है, क्योंकि हवा वगैरह चली रही होती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें तिरछे इंक्लाइन पे ही, है ना, टिल्टेड डायरेक्शन में ही उनका फ्लो दिखाई देता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और इसमें एंगल हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हैं, वर्टिकल से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मान लेते हैं कि ये एंगल है 37 डिग्री। 37 डिग्री के एंगल पर बारिश की बूंदें इस तरह से गिर रही, और आप यहाँ पे चुपचाप खड़े हो। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 0। किस स्टेट में हो आप? रेस्ट स्टेट में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि छतरी आपको किधर खोलना चाहिए, तो छतरी आप ऐसे खोलोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसा छतरी होगी तो पानी से नहीं बच पाओगे। हालांकि हम लोग ऐसा भी करते हैं, छतरी होती है फिर भी मस्ती के लिए पीछे छतरी कर देते हैं, छतरी खोलते भी नहीं है, बारिश में भीगते रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर यहाँ पे टेक्निकली ये समझना है कि बारिश से हमें बचना है, और बचने के लिए हमें छतरी कैसे खोलनी चाहिए। क्या करेंगे, छतरी हमेशा पानी के अपोजिट खोली जाती है। तो छतरी को आप इस तरीके से ऐसे खोलेंगे। थोड़ी बड़ी छतरी बना देते हैं, है ना, समझने के लिए। इस तरीके से ये होगा हमारे अम्ब्रेला की पोजीशन। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ऐसे z बनता है, तो बराबर होता है ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा? ये भी 37 डिग्री होगा। तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेन आ रही है वर्टिकल से, उसी डायरेक्शन में वर्टिकल से हमें भी अपना छतरी खोलना चाहिए। ये है सबसे सिंपलेस्ट केस। और इसमें केस क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है इधर भाग रहा हो सकता है इधर भाग रहा हो सकता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भाग रहा हो, कहीं भी भाग सकता है। हो सकता है ये रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हो सकता है इधर तिरछे आ रही हो सकता है उधर जा रही हो, कुछ भी केस हो सकता है। जितने भी केसेस बनेंगे उनको मैं मतलब व्यवस्थित करके एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं। आप क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 1, आप देखना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको क्या देखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे ये जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी, या दिया जाएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको वेक्टर फॉर्म में बना लेना। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन इस तरीके से लें, ये एक्स है और ये वाई है, इसके रेन के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमें इधर मिलेगा नेगेटिव एक्स की तरफ, उसमें लगाएंगे माइनस आई कैप। एक कंपोनेंट मिलेगा इधर वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें लगाएंगे माइनस जे कैप। क्यों भाई? याद है ये इधर होता है आई कैप, इधर होता है जे कैप। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई कैप, इधर माइनस जे कैप। सपोज इसका वेलोसिटी बनाते हैं कुछ, इसका वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेंगे, उसके साथ लगाएंगे माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाएंगे, उसको लगाएंगे माइनस जे कैप। मतलब ऐसे माइनस वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से वेलोसिटीज क्या बना लेना हो। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, सभी क्वेश्चन में चाहे कितना भी कहीं का भी सवाल आ जाए, एससी वर्मा का, किसी भी स्टेट बुक का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, हमेशा आप सिंपल यही काम कर लेना। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत गंभीर काम नहीं है, सिंपली हो सकता है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेना है। अब अगर ये रेस्ट में होगा तो 0, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? 2, इधर जा रहा है तो आई कैप। हमेशा एक्स वाई भी बना लेना। अभी क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। स्टेप नंबर 2 में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ये छतरी किधर खोलेगा वो इस बात पे निर्भर करता है किस आदमी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, रेन की डायरेक्शन किधर है।
तो हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें लगाएंगे फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कर लेंगे। यही है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। ये कैलकुलेट करने के बाद एक बस छोटा सा काम आपको और करना होगा, स्टेप नंबर 4। उसमें आप बनाओगे छोटा सा ही प्यारा सा ही सही वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम का मतलब जब ये वेलोसिटी आपको मिलेगी उसमें आपको एक x कंपोनेंट दिख रहा होगा, एक y कंपोनेंट दिख रहा होगा, उससे आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। ये कौन सी वेलोसिटी है? रेन की वेलोसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में। फिर अगर वर्टिकल से एंगल थीटा हो तो tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। बस उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपना छाता खोलना होगा, यानी वर्टिकल से आपका भी एंगल वही होगा। यही सिंपल सा काम आपको करना है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसमें प्रोसीजरल स्टेप्स होते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अरे बारिश, क्या ले लें क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में ले लिया जाए सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। कितना ले लें? ये ले लेते हैं 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जिसके हाथ में एक छाता है और ये सड़क पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसको बारिश से बचने के लिए वही छाता इसको किस डायरेक्शन में खोलना चाहिए? वर्टिकल से। वर्टिकल से उसका एंगल क्या होना चाहिए? तो ये इतनी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है और ये आदमी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, छतरी किधर खोलेगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा? ये होगा 2i कैप, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं और साथ ही साथ वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। रेन की वेलोसिटी को आप ध्यान से देखो, इसमें माइनस आई कैप है। हमेशा इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, 2 माइनस आई कैप, मतलब समझना चाहिए, पढ़ने को आप कैसे भी पढ़ो। 2 है इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और डायरेक्शन है माइनस आई कैप यानी इस डायरेक्शन में, और ये 3 माइनस जे कैप यानी इस डायरेक्शन में। यानी रेन कुछ ऐसे गिर रही है, ये है रेन की डायरेक्शन, ऐसे बारिश की बूंदे आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी हवा चल रही होगी पक्का इस डायरेक्शन में से। अब इसमें हमें क्या करना है? अब हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ, ये है रियल सिचुएशन, क्वेश्चन की सिचुएशन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमें देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये रहा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, इसमें माइनस करेंगे 2i कैप, ये आएगा फाइनली माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप। अब फाइनली हम इसमें फिगर बनाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में जिसके रेस्पेक्ट में हम जिस चीज को देखते हैं उसको रेस्ट पे मानते हैं। तो अब इसको मत चला देना, ये है हमारा अब रेस्ट में, ये बंदा अब आ गया है हमारा रेस्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है उसमें एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। तो इसको जो रेन की वेलोसिटी दिखेगी वो ये माइनस 4i माइनस 3j, ये है हमारा माइनस 4i, ये है हमारा माइनस 3j। सपोज ये वाला एंगल है हमारा थीटा। अब इसमें ये वेक्टर डायग्राम है, ये आ गया है हमारा रेस्ट में, इसमें आप tan थीटा ले सकते हो। tan थीटा लोगे तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार 4/3। 4/3 होने पे इसकी जो वैल्यू है वो शायद 37 डिग्री होती है ना, आप थोड़ा सा देख लेना एक बार, तो ठीक से याद नहीं आ रहा है। यहां से थीटा की वैल्यू सपोज 37 डिग्री आ जाती है ना। तो सोचो जरा, अगर ये 37 डिग्री है तो इसको अपना जो छतरी है, अपना छाता है, वो भी ऐसे ही खोलना होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ये है इसके छतरी की पोजीशन, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी 37 डिग्री ही होगा। तो रेन इसके रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है, इससे बचने के लिए इसको छतरी भी वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर
खोलना चाहिए। तो देख सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन में कितना सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर इसकी वेलोसिटी को हम ज्यादा कर दें, ये वाली वेलोसिटी अगर ज्यादा हो, तो अगर ये वाली मैन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सपोज ये -2i की जगह -6i हो जाता, -10i हो जाता, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर ये जो वैल्यू है वो भी बढ़ती। तो ये वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो ये वाली अगर वैल्यू बढ़ेगी, तो जो रिजल्टेंट है वो भी कुछ ऐसे बनने लगेगा। सोचो अगर ये जितनी ज्यादा तेजी से जाए, तो रेन जो पहले उसको ऐसे फील हो रही थी वो अब ऐसे फील होने लगी, यानी उसको अब वर्टिकल से अपना छाता और ज्यादा टिल्ट करना होगा। ये चीज आपने भी मेरे ख्याल से फील करा होगा, अगर साइकिल वगैरह बाइक पे आप छतरी लेके जा रहे हैं, तो जितना तेज हम मूव करते हैं उतनी बारिश की बूंदें और मतलब एक तरह से हमारे पैरेलल होती चली जाती हैं और हमें अपने छाते को और बेंड करना पड़ता है। हालांकि साइकिल पे और बाइक पे छतरी वगैरह काम वाम नहीं करता, तेज हवा चलती है तो छतरी मतलब इधर उधर फेंका जाता है, काम करता नहीं, वो भीगी जाते हैं अपन। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, कैसे स्टेप्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब की बार बारिश की बूंदों को वर्टिकल गिराते हैं। सपोज बारिश ऐसे हो रही है एकदम धीरे धीरे आराम से, और आप ऐसे छतरी लेके इधर दौड़ने वाले हो। अभी सपोज आप दौड़ रहे हो 3 मीटर पर सेकंड से, और बारिश की बूंदें भी 3 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। तो स्टेप नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये आएगा -3 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना होगा, ये आएगा 3 आई कैप। कोई डाउट नहीं है इसमें, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा -3 जे कैप -3 आई कैप। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसके रेस्पेक्ट में जब हम रेन को देखेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में रेन कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे गिर रही होगी, उसमें एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और एक वाई कंपोनेंट भी होगा। एक्स कंपोनेंट कितना है, -3i, और y कंपोनेंट कितना है, -3j। तब तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे में आधा 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 45 डिग्री, है ना। इसके हिसाब से फिगर सही नहीं बना। फिगर बनाने के लिए सही ऐसा बनाना होगा हमें, ये एरो की लेंथ और ये एरो की लेंथ सेम होनी चाहिए, ऐसा कुछ इसके हिसाब से रेन गिर रही होगी। -3i और -3j, ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। इसको भी छाता कैसे खोलना होगा, इसको भी छाता ऐसे खोलना होगा। यहाँ पे ये है इसके छाते की पोजीशन, ये भी वर्टिकल से कितना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन चलिए लास्ट और करा देते हैं। सपोज ये किसी इंक्लाइंड प्लेन वगैरह पे भाग रहा हो, उस केस में ऐसा भी होता है कभी, जैसे कोई पहाड़ी है ना, अगर आप उधर जाओगे मसूरी, उत्तरकाशी, है ना, या फिर उत्तराखंड में कहीं भी आप जाओगे, वहां बहुत बारिश होती है। तो सपोज इस तरह का कोई पहाड़ी ट्रैक है, और ये वाला एंगल है, कितना ले लिया जाए, 45 डिग्री लेते हैं, हालांकि बहुत तीखी ढलान हो गई। इस पे आप चल रहे हो हाथ में छाता लेके, और आपकी वेलोसिटी है 5√/2 मीटर पर सेकेंड। फिर से रेन ले लेते हैं। रेन कैसे ले लें, वर्टिकली डाउनवर्ड ले लें, टेढ़े ले लें, टेढ़े ही ले लेते हैं। सपोज इसका जो रेन का वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये आदमी की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, कितनी ले ली जाए, इसको ले लेते हैं -2i कैप -3j कैप, इतना ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब हमें वही बताना है कि इसको बारिश से बचने के लिए अपनी छतरी को किस डायरेक्शन में खोलना चाहिए। स्टेप नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इसमें ऐसे बनाएंगे x, ऐसे बनाएंगे y। अब इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करना होगा। कैसे कंपोनेंट करना है, ध्यान से देखना। 5√2 cos 45 डिग्री, ये होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, उसके साथ लगा देंगे i कैप, प्लस 5√2 साइन 45 डिग्री, इसके साथ लगा देंगे j कैप।
तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड cos 45 डिग्री 1/√2 sin 45 डिग्री भी 1/√2 √2 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। स्टेप नंबर 2 क्लियर। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन लेना है। इसमें क्या करेंगे, -2i -3j, इसमें से माइनस करेंगे 5i प्लस 5j को, कितना आ जाएगा ये आएगा -7i और ये आएगा -8j। यानी अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम रेन को देखें तो ये आदमी है यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में जो रेन है उसमें एक x कंपोनेंट है वो है -7i और एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो है -8j। तो इसके रिस्पेक्ट में रेन कुछ इस डायरेक्शन में से आती हुई फील होगी, तो इसको इसी के अपोजिट अपना जो अम्ब्रेला है, अपना जो छाता है वो खोलना होगा। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, यही थीटा हमें कैलकुलेट करना है, वो यहां से कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे में आधार, लंब की लंबाई होगी 7 और आधार होगा आपका 8, या -7 -8 लिखते हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी tan इनवर्स 7/8। अब ये जितना भी आ जाए, मैंने रैंडम ऐसे वेलोसिटी ले ली थी। क्वेश्चन वगैरह जब सॉल्व मतलब सेट किया जाता है तो ऐसा डेटा दिया जाता है कि सॉल्व करने पे थोड़ा सही शॉर्ट रिजल्ट आ जाए या आसानी से आप एंगल वगैरह निकाल सको। तो जो भी आएगा आप इस तरह से, आई होप आप इन तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 2 वीडियोस में हम लोगों ने पूरी कंप्लीट की, बहुत सारे केस देखे हम लोगों ने, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग पूरा काइनेमेटिक्स का एक रिवीजन करेंगे, वो भी रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल, मतलब एक प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो होगी जिसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका पूरा रिवाइज भी होगा। फिर एक वीडियो करेंगे जिसमें मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के पूरे काइनेमेटिक्स का दोबारा से रिवीजन करेंगे। इतने से आपका पूरा काइनेमेटिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और टोटल वीडियोस होंगी 15। 13वीं वीडियो ये है, 14वीं में 14th नंबर वीडियो में प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो होगी और 15 नंबर में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिला के अपने स्टाइल में, मेरे स्टाइल में पूरे काइनेमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। तब तक पढ़ते रहना।